बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत स्पेशल रिपोर्ट में, जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने, खासतौर पर शहर श्रीनगर की एक अदालत ने 2 अशखास को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और उम्र कैद की सजा किसको सुनाई गई है, किस मामले में सुनाई गई है, और साल 2014 से ये केस जो है चल रहा था, और आज लगभग 9 साल के बाद इस केस में जो कोर्ट ने 6 दिन पहले अपना फैसला रिजर्व किया था, उसको आज अनाउंस किया है। पहुंचाएंगे आप तक, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आर्टिकल 370 की हेयरिंग, आर्टिकल 370 की समाअत लगातार सबसे बड़ी हिंदुस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है। 5 मेंबरी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है, और मुख्तलिफ जो वकला जो आर्टिकल 370 की बहाली के लिए बात करते हैं, वो लगातार अपने जो आर्गुमेंट्स है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और आज यानी इस मामले की जो शुरुआत की थी वो हिंदुस्तान के मारूफ वकील कपिल सिब्बल से शुरू हुई थी, लेकिन आज सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश हुए और अपना नुक्ते नजर रखना उन्होंने शुरू किया। आज सुबह 10:30 बजे के करीब जब इस मामले की समाअत हुई, तो सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए स्टैंड स्टिल माहदा एक पेश की शर्त बताई थी, और उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन मेमोरेंडम के साथ साथ हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट के मुताबिक कश्मीर को छोड़कर बाकी रियासतें अपनी तमाम इख्तियारात से दस्तबरदार होकर महादू के जरिए जम हो गई थी। ये वही है जो इलाहा के आले यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महसूस हम करेंगे। दिनेश द्विवेदी ने यह भी कहा कि आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया और आईन बनाने के हक की जमानत उन्हें दी गई है। आर्टिकल 238 अहम है। जब कश्मीर यूनियन को दिया गया था तो उसकी हैसियत क्या थी, यह उन्होंने सवाल पूछा। तो उस पर जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि हमें वो आर्टिकल कहां से मिलेगा, क्या हमारे आईन की कॉपी में ये नहीं है, मैं सिर्फ चेक करूंगा। द्विवेदी ने यहां से कहा कि हमारा बुनियादी मौजू कश्मीर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, यानी हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से कश्मीर का मामला मुख्तलिफ था। हिंदुस्तान के तसल्लुत से, इलाहा के लिहाज से, और ये दूसरी रियासतों की तरह जम नहीं हुआ था, यानी मर्जर नहीं हुआ था। ये एडवोकेट द्विवेदी कहते हैं कि बाकी रियासतें हिंदुस्तान यानी यूनियन के अंदर जम हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद व रियासत थी जो मुकम्मल तौर पर जम नहीं हुई थी, उसमें कुछ कंडीशंस रखे गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कह रहे हैं कि एक बार जब जम्मू कश्मीर का आईन 1957 में वजूद में आया, आर्टिकल 370 का वजूद खत्म हो गया और सिर्फ गवर्निंग दस्तावेज ही जम्मू कश्मीर का आईन बन गया। हम समझ गए तो 370 की कौन सी खुसूसियात है जिनका वजूद खत्म हो गया। इसी के साथ चीफ जस्टिस ने यह बात ही कही, क्या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की किसी रुकन की तकरीर रियासत जम्मू कश्मीर से किसी कौम के पाबंद अहद का असर रखती है? आईनी शिक की तशरीह में इसके मुज़मरात होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना यहां से उन्होंने अपने रिमार्क्स दे दिए। उन्होंने कहा कि हम बहस के कुछ हिस्से पढ़कर इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं, आपको मुकम्मल सियाक व सबाक पढ़ने की जरूरत है, यानी आधा ही आपने अदालत के सामने रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने पूरा जो सियाक व सबाक पढ़ने की जरूरत है। बहस में सवालात के जवाबात और बयानात होते हैं। जस्टिस SK कौल ने यहां से कहा कि आईन साज असेंबली की बहस जो आप कह रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि आर्टिकल 370 खुद ही तहलील हो गया था। द्विवेदी ने यहां से जवाब दिया, एडवोकेट द्विवेदी ने जवाब दिया, उन्हें कहा कि यह आईन बनाने वालों की नीयत को जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, खालिस नतीजा ये होगा कि 1957 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में आईनी हिंद का इतलाक मुंजमद हो जाएगा। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये चीफ जस्टिस सवाल करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है तो यकीनन मुल्क की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के इंतजामात होने चाहिए। हिंदुस्तानी आईन में ऐसी कोई शिक नहीं है जो जम्मू कश्मीर पर इसके इतलाक को रोकती है, अगर आपका एतराज लिया जाता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के आईन की कौन सी शिक है जो हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 245 के मसावी हैं या उसके बराबर हैं। द्विवेदी ने यहां से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस साहब, इनके अपने आर्टिकल्स हैं 3, 4 और 5
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा लेकिन आईनी अहकामात आईनी अमल का हिस्सा हैं। इस तरह अगर हम आपकी दलील पर अमल करें तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कोई कदगन नहीं रहेगी। इसी दौरान सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह यहाँ से आए और उन्होंने भी अपने जो है दलाइल जो है दरखास्त गुजार की तरफ से पेश करना शुरू किए। यानी द्विवेदी के बाद सीयू सिंह जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट पर तवज्जो अदालत का दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सदारती ऐलान से शुरू होकर यह बातिल है और जम्मू कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 3 के 2 दफात को मुअत्तल कर दिया गया। इस शर्त को यकजा किए बगैर जो बाकी हिंदुस्तान के लिए लागू होता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है 5 अगस्त साल 2019 को ये एक रियासत थी, लिहाजा आर्टिकल 3 के सिलसिले में कोई भी तब्दीली सिर्फ रियासत से रियासत हो सकती है। अगर आर्टिकल 3 को जहन में रखते हुए 2 तशरीह मुमकिन है तो इसे जमहूरियत और अवाम की मर्जी को बदनजर रखते हुए होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा क्या यूनियन टेरिटरीज की तश्कील के लिए एक मखसूस जुमरा था और उसकी तारीख क्या है, और क्या वो जुमरा ये कहने के लिए मुंजमिद है कि यूटी को रियासत बनाया जा सकता है न कि इसके बरक्स। यानी उन्होंने सवाल उठाया है क्योंकि जो सीयू सिंह थे उन्होंने दरअसल यूटी बनाने के हवाले से जो सरकार की अमल रही है, कोशिश रही है, उस पर उन्होंने सवालात उठाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहां पर लिखा हुआ है कि आप यूटी नहीं बना सकते हैं रियासत को, तो यह कहीं पर क्या मेंशन है। सिंह ने कहा हाँ सिर्फ 7 यूटीज बाकी रह गए थे। एक बार यूटी एक काबिल अमल यूनिट बन गया, उसे रियासत में तब्दील कर दिया गया। सीजीयू यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हमें बताए कि यूटीज कैसे बनाए गए, क्या हिस्सा सी दस्तावेज का हिस्सा है, आइन के नाफिज होने से पहले यह हिस्सा कहां से लाए गए थे। सिंह ने जवाब दिया कि 562 रियासतें थी और उन्हें जम करके काबिल अमल रियासत बना दिया गया था, लिहाजा तमाम काबिल अमल रियासतें हिस्सा बन गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दर्जाबंदी क्या थी। सिंह ने कहा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रियासत को यूटी में तब्दील करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत एक आईनी तरमीम की जरूरत होती है जिसकी 3-2 तौसीक की जरूरत होती है। ऐसा करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम बाशऊर हैं कि हम आपको तेजी से समेटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बेंच भी जहनी संतरपति की सतह पर पहुंच रही है, जहां अब हमें दूसरी तरह मरकजी हुकूमत से जवाबात की जरूरत है। तो यही वजह है कि हम आपको जवाब में कुछ और वक्त देंगे। सिंह ने यहां से जवाब दिया कि बराह करम असर की वुसअत को देखें, अगर रियासतों को तब्दील करने की इजाजत ऐसे ही दी जाती है तो क्या होगा। बराह करम आर्टिकल 294, 294 और 295 पढ़ें और देखें। आर्टिकल 3 के तहत एक आम अक्सरियत से दीगर तमाम आईनी हुकूक जो बुनियादी ढांचे का भी हिस्सा हैं को भी खत्म कर दिया जाता है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हाँ अब हमें समझ में आ गया कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आज अदालत के अंदर दफा 370 और तंजीम 9 एक्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से सिरासल बहस हुई है और फिलहाल सरकार के जो मुखालिफ वकला है वो अपने दलाइल जो है लगातार दे रहे हैं। 2 अगस्त से ही इस हवाले से लगातार पेशी जारी है और अब अंदाजा है कि कुछ ही दिनों बाद सरकार का पक्ष जो है वो देखने की अदालत कोशिश करेगी और सबकी नजरें इस केस पर मरकूज हैं। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर की नजरें ही सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पर मरकूज नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन आज चल रहा है और आज ऑनलाइन के अंदर दुनिया भर के लोग इससे समाअत कर रहे हैं, देख रहे हैं और इस तरह से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें मरकूज हैं, क्योंकि इस मामले को दीगर जगहों से भी दुनिया भर के अंदर से भी काफी अहमियत जो है वो दी जा रही। तो आने वाले दिनों में सरकार भी अपना मौकफ रखेगी और सरकार के मौकफ और दलाइल में कितना दम होगा वो भी देखने वाली बात होगी। Power cannot be exercised because the concurrence now has to be by the Constituent Assembly. It cannot be, and that is what T2 says. If the concurrence of the government of the state referred to in paragraph 2 of subclause B of clause 1 or in the second proviso to subclause D of that clause be given before the Constituent Assembly for the purposes of framing of the constitution of the state is convened, it shall be placed before such assembly for such decision as will take. Therefore, even the
concurrences and not the consultations that have resulted into something. The finality of decision is vested in the Constituent Assembly. It can overturn that. December 2018, paragraph C2, Roman 2, is void. And that is the one by which the two provisos to Article 3 was suspended. The two provisos which applied to Jammu and Kashmir in Article 3 was suspended without even concomitantly applying the proviso which exists for the rest of India. That's number one. I'm just formulating the proposition. Yes, sir. That being void, on the 5th of August and 6th of August 2019, it is my submission that the two provisos applicable to Jammu and Kashmir have to be treated as being in force. नाज़रीन, श्रीनगर की एक अदालत ने, जिला अदालत ने 6 दिन कबल यानी साल 2014 के अंदर जो एक वाक़ा श्रीनगर के अंदर हुआ था कि एक कानून की तालिबा पर तेजाब हमला किया गया था जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी, तो उस केस की समाअत लगातार चल रही थी और मिलाकर 6 दिन पहले शनिवार को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस मामले को लेकर अपना फैसला रिजर्व रखा था और इस फैसले को महफूज करने के बाद आज अदालत ने उस फैसले को सुना दिया है और इस फैसले के तहत 2 लोगों को जो मुजरिम करार दिए गए हैं उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। 11 दिसंबर साल 2014 की तारीख थी जब नौशहरा श्रीनगर में कानून की यानी लॉ स्टूडेंट जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है उस पर तेजाब फेंकने की खौफनाक मामले में 2 अफराद को आज कसूरवार ठहराने के 6 दिन बाद एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट श्रीनगर जवाद अहमद ने खचाखच भरी अदालत में फैसला सुना दिया है। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए तेली की दलाइल सुनने के बाद आज पिछले हफ्ते फैसला महफूज कर लिया था जिसने मुजरिम के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का मुतालबा किया था, जबकि दोनों की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने हालात को कम करते हुए 10 साल की कम से कम सजा का मुतालबा किया था। यानी जो जिन्हें मुजरिम करार दिया गया था उनकी दलाइल यही थी, उनकी डिमांड ये थी कि आप उम्र कैद ना दें बल्कि 10 साल तक उन्हें सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और दोनों के खिलाफ जो है सजा उम्र कैद की लगा दी है। तो इस तरह से अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नाज़रीन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि CPIM के सीनियर लीडर हैं, वो आज प्रेस के सामने हाजिर हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने यूनिक सिचुएशन में अपनी यूनिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है इस रीजन की, उसको ध्यान में रखते हुए एक वाहिद रियासत है जिसने एक्सेशन के मामले को, रिश्ता जोड़ने के मामले को नेगोशिएट किया। नो अदर स्टेट और किसी रियासत ने ऐसा किया नहीं। इट टुक टाइम फॉर आवर लीडरशिप both at the national level and the state level के टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वजह हूं और इसी वजह से यूनिकनेस यहां है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 370 वजह किया और उसमें जो बार बार दोहराया जाता है टेम्परेरी क्लाज है, लेकिन भूल जाते हैं कि उसी क्लाज में ये जो 370 का सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दर्ज किया गया उसमें अगर आप देख लेंगे वजाहत है
कि इसको एब्रोगेट करने का इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तब ही है जब अप्रूवल मिले असेंबली से नहीं, गवर्नर से नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। यह सिर्फ यहीं पर बस नहीं, जम्मू कश्मीर तक ही ये असॉल्ट है रिपब्लिक के फाउंडेशंस पर। मैं आप साथियों को भी ये कहना चाहूंगा, मुनासिब होगा इसको सिर्फ एक दायरे के अंदर, मखसूस दायरे के अंदर ही नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कानून शिकनी का, आईन की बेहुरमती का ये सिलसिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोका नहीं गया, अंदेशा है मुझे एक सिटीजन होने की हैसियत से कि ये इसके वसीतर नताइज निकलेंगे और जो रिपब्लिक के मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, उसकी रूह को भी जख्म पहुंचने का एहतिमाल है। तारिक आमिर साहब कहते हैं कि दफा 370 हटाने का इख्तियार सदर हिंद को तभी है जब जम्मू कश्मीर की जानब से कॉन्करेंस मिल जाए, और उन्होंने कहा कि जो आईन शिकनी का सिलसिला है, अगर इससे सुप्रीम कोर्ट ने आज बंद नहीं कराया तो मुझे ये खदशा है कि कहीं इसके वसीतर मनफी नताइज ना निकले, यानी ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स तक ही महदूद नहीं रह सकते, तो फिर मुल्क के अंदर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन दर मुजफ्फर अहमद शाह जो कि लगातार इस प्रोसीडिंग के दौरान, जो 370 की प्रोसीडिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर से वाहिद लीडर हैं जो लगातार वहां पर है, और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है 370 को लेकर, उससे पता चल रहा है कि इंसाफ और हक की जीत होगी। मुल्क को आईन से चलाना पड़ता है, न कि बीजेपी के मैनिफेस्टो से। हालांकि कोर्ट ने इससे कबल भी 370 के हक में कुछ जजमेंट्स दिए हैं, जिन्हें 5 अगस्त को टर्न डाउन किया गया है। ये मोहम्मद मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर ने ताबिश कमाल हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए की। जब चैलेंज हुआ था 370 का और एब्रोगेशन के लिए, तो उसको टर्न डाउन किया गया था, और आज इन दिनों के आज 8वां दिन है और आज शायद लास्ट डे हो। अभी तक जो दिखता है, क्योंकि आज तो पूरा ये ढकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने में है, ऑन सब टेलीफोन पे अपने देखते हैं, मोबाइल्स पे, तो इसमें इतना ही लग रहा है कि जो आप जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी के पास वो पावर नहीं है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को कलादम करा। बीजेपी तो बहुत खुश है, उन्होंने 370 पर बहुत ज्यादा बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कदम उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन को तार करके, एक फ्रॉड करके, और वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में उसकी हर एक पहलू पे देखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मेरे हिसाब से तो उनने एक केस हार लिया है। 370 और 35A से बहाली से क्या फायदा होगा? हटने तो कोई नुकसान हुआ नहीं, तो फायदा क्या होगा बहाली अगर हो जाती है तो? भाई उसको बहाल करना है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आप संविधान से चलेंगे कि बीजेपी के पार्टी प्रोग्राम के तहत चलेंगे, या अगर किसी ने ख्वाब देखा है उससे डज इंडिया रन बाय एनीबडीज ड्रीम्स और बाय एनी पार्टीज मैनिफेस्टो? इट इज रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, माय डियर फ्रेंड, एंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल हैपन, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि यही सरकार, चाहे मरकजी हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, एक तरफ बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन लौटा है, माहौल साजगार है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जाते? ये उनका सवाल था। उन्होंने कहा कि दरअसल यूटी और मरकजी सरकार दोनों इलेक्शन कराने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते, वो चाहते ही नहीं है यहाँ पर इलेक्शन हो जाए, वो चाहते हैं कि इस तरह के सिस्टम चलता जाए, इसीलिए यहाँ इंतखाबात नहीं कराए जाते। सरकार या जो यूटी सरकार है, ये तो दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल है। जो भी सरकार दावा करे नॉर्मल से,
तो फिर उनको रुकावट, कौन सी रुकावट है यहाँ असेंबली इंतखाबात करवाने? जब सब कुछ ठीक है, हालात नॉर्मल है, सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कर पाते? मुझे लगता है कि जो ये सरकार है, चाहे मरकजी सरकार, यूटी सरकार, ये इंटरेस्टेड नहीं है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने में। खासकर असेंबली इंतखाबात जो है, ये हैरानी की बात है, कई सालों से ये नहीं कर रहे। सारे हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों इस हक से महरूम किया जा रहा है कि यहाँ अवामी नुमाइंदे नहीं मौका दिया जा रहा है अपने बनाने के? क्योंकि जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है ये बिल्कुल नाकाम हो गया है। लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, जमीन पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई तामीर तरक्की की निशानी नहीं नजर आ रही है। आप कहते हैं म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन ये भी करें, और कहते हैं मत कीजिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहां लोगों को बड़ी उम्मीद है, लोगों को जहां उम्मीद है कि मसले हल हो जाएं, वो तभी है जब सरकार आवाम। इधर कविंदर गुप्ता जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, वो दिल्ली के अंदर है और ताबिश कमाल से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा कि 370 दरअसल अलहदी की पसंद थी, मिलिटेंसी और जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी के अलावा खानदानी राज लेकर आई है। ये कविंदर गुप्ता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसे हटाने से ये सारी चीजें ठीक हो गई हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सभी चीजों को लाया है और इसने पूरे देश से एक तरह से जम्मू कश्मीर को अलग किया है। पत्थरबाजी, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, इन सभी विषयों को लेकर के जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, उसको दोबारा खराब नहीं होने देंगे। एक बहुत अहम और आखिरी सवाल लूंगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन और समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर भी, वो ये कहते हैं कि 370 हटाया सिर्फ इसलिए गया था कि कश्मीरी मुसलमानों को प्रतिपालित करके उनको परेशान किया जा सके। 370 हटाया गया, 371 नहीं हटाया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वहां पर मुसलमान नहीं है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए 335 को हटाया गया। वो अपनी स्टेट से मतलब रखे, जम्मू कश्मीर के बारे में ना तो उनको पता है ना वो जानते। 370 हटाए जाने के बाद जो तब्दीलियां जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जा रही हैं, उन तब्दीलियों में स्मार्ट मीटरिंग भी है और अब स्मार्ट मीटर्स भी लगाए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि जो फी हम लोगों से कलेक्ट कर रही हैं, वो दरअसल उससे ज्यादा बिजली जो है उसका इस्तेमाल कर रही है और डिपार्टमेंट खसारे में है। लेकिन जहां इस हवाले से अब एहतजाज जारी हैं, अब कश्मीर से ज्यादा जम्मू के अंदर ये ज्यादा एहतजाज पा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि उन्हें सरकार के इन फैसलों से काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है। तो इस हवाले से आज अपनी पार्टी ने लोगों के मसाइल उठाकर सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग जो है उस अमल को बंद किया जाए। सरकार के खिलाफ है, लोगों को इतना तंग करके रखा है। आप देख सकते हो 43-60 टेम्परेचर में आज भी लोग सड़कों पे। स्मार्ट मीटर अगर डिजिटल मीटर एक ही चीज है तो स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ का जो रामपुरा में है, यहाँ पे पानी इतना गंदा आता है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, फिर भी लोगों को इतना तंग, हम लोगों को इतना तंग करना, लोगों की पेंशन तक मारने की। अभी हमने सोशल डायरेक्टर से बात की, अभी भी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा रखी हुई है। हर बंदे के पास बीपीएल नहीं है, तो मगर वो फॉर्म कैसे फिल करेगा? जब तक वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा तो उसकी पेंशनें कैसे बहाल होगी? आप देख सकते हो जो 7 अप्रैल को मंजीत सिंह जी की क़यादत में टोल प्रेस में हमने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा लोगों की आवाज उठाती है, आम जनता की आवाज उठाती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।